अरे कुणाल, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ आप कुछ परेशान लग रहे हैं। क्या बात है? आप मुझे बता सकते हैं? कुणाल को परेशान देख सीमा ने कहा। कुणाल और सीमा की शादी को साल भर हो चुके थे। सीमा माँ बनने वाली थी। जब से उसने यह खुशखबरी सुनाई थी, घर में सभी लोग बड़े प्रसन्न हो गए थे। लेकिन कुछ दिनों से वह महसूस कर रही थी कि कुणाल का व्यवहार कुछ बदला बदला हुआ सा था। वह देर रात गए घर आता था, छुट्टी वाले दिन भी घर से चला जाता था और पता नहीं दिन भर कहाँ गायब रहता था। घर पर भी वह जितने समय रहता था अपने मोबाइल में ही लगा रहता था और पता नहीं किससे हंस हंस कर चैटिंग किया करता था। एक दिन सीमा शॉपिंग करने के लिए मॉल गई हुई थी। तभी उसने देखा कि किसी खूबसूरत लड़की के साथ एक ही आइसक्रीम शेयर करके खा रहा था। यह दृश्य देखकर सीमा का तन बदन गुस्से के मारे दहक उठा। उसने छिपकर उस पर नज़र रखी तो आइसक्रीम खाने के बाद वह उस लड़की की कमर में बाहें डालकर उसे अपनी बाइक तक ले आया और वह लड़की बाइक पर उससे चिपक कर बैठ गई। जब देर रात गए कुणाल घर आया तो सीमा की आंखें रोते रोते लाल हो चुकी थी। उसने भरी हुई आंखों से कुणाल की ओर देखते हुए सीधे सीधे पूछ लिया, कुणाल, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो तुम किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो? कुणाल यह सवाल सुनकर पहले तो निशब्द रह गया, फिर गुस्से में कहने लगा। यह दृश्य देखकर सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। अच्छा, तो तुम मेरी जासूसी कर रही हो? क्या तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया है कि अपने पति को बंधन में बांध कर रखो? सीमा भी नाराज हो गई और कहने लगी, अरे मेरे माता पिता पर जाने से पहले तुम खुद देख लो कि तुम क्या कर रहे हो। क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यह सिखाया है कि पत्नी के होते हुए पराई लड़की के साथ घूमो फिरो? कुणाल ने उसके गाल पर एक तमाचा मारते हुए कहा कि मैं जल्दी ही तुझे तेरी औकात दिखाऊंगा। इतना कहकर वह फिर से घर से बाहर चला गया। सीमा फूट फूट कर रोने लगी तो उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसके सास ससुर कमरे में आए तो सीमा ने रोते रोते उन लोगों को सारी बातें बता दी। उसके सास ससुर सीमा से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसे कहा कि हम कुणाल को समझाएंगे, बहू तुम चिंता मत करो। कुणाल जब अगली सुबह घर आया तो उसके माता पिता ने उसे सामने बिठाकर सब कुछ समझाया, लेकिन वह किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। एक सप्ताह के बाद उसने सीमा के सामने तलाक के पेपर रखते हुए कहा कि मैं तुमसे उब गया हूँ और तुमसे छुटकारा चाहता हूँ। तुम बस इन कागजात पर साइन कर दो। इतना कहकर वह हॉल में आकर बैठ गया तो सीमा भी उसके पीछे पीछे हॉल में चली आई और कहने लगी, अरे मेरा नहीं तो कम से कम अपने आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचा होता। इतना कहकर उसने कुणाल का हाथ उठाकर अपने पेट पर रख दिया और रोने लगी। कुणाल को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने अपनी गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मारते हुए बोला, जितना चाहे आंसू बहाओ, मुझे तुम्हारे भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। मैं तुम्हारे आंसुओं से पिघलने वाला नहीं हूँ। अरे तुमसे थोड़ा सुख ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तो ऋतु ही पसंद है। सीमा दर्द से चित्कार उठी, लेकिन कुणाल को उसके दर्द की कोई परवाह नहीं थी। उसकी दर्द भरी चीख सुनकर उसके सास ससुर कमरे से बाहर आ गए। सीमा अपना पेट पकड़कर दर्द के मारे चिल्ला रही थी। उसकी सास शांति जी ने
आगे बढ़कर बहू को संभाला। उसके ससुर रविंद्र जी ने कुणाल का कॉलर पकड़कर उसे पीछे ढकेलते हुए कहा, नालायक, यह तू क्या कर रहा है? बहू प्रेग्नेंट है और तू उस पर हाथ उठा रहा है। तेरे में जरा भी इंसानियत नहीं बची है क्या? कुणाल अपने पिता का हाथ झटकते हुए बोला, पापा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? कल की आई हुई इस लड़की के लिए आप मेरा कॉलर पकड़ रहे हैं? रविंद्र जी ने गुस्से में कहा, अगर तू बहू के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तभी तो मैं तुझे धकेल रहा हूँ ना। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि दूसरे के घर से आई हुई लड़की के साथ ऐसी मार पिटाई करे? अरे तुम दोनों पति पत्नी हो, तुम्हें सबसे पहले अपनी पत्नी के बारे में सोचना चाहिए। तुम किसी और औरत के चक्कर में अपना घर तबाह करने पर क्यों तुले हुए हो? और अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी थी, तुम्हें कोई और पसंद थी तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था। इस तरह तुमने किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद क्यों की? और ऊपर से तुम्हारी वजह से आज यह अपने गर्भ में तुम्हारे अंश को भी पाल रही है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं थी तो फिर तुम्हें इसे छूने का अधिकार किसने दिया? कुणाल गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, तब मेरी ज़िंदगी में ऋतु नहीं आई थी और आपने इससे मेरी शादी करवाई थी। एक कमरे में रहते हुए अगर मैं थोड़ा बहक गया तो क्या हो गया? क्या मैं अपनी पत्नी पर पति होने का अधिकार भी नहीं जता सकता? उस समय मुझे जो ठीक लगा मैंने किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इसे ज़िंदगी भर अपने गले में लटका कर घूमूंगा। बाद में मेरे ऑफिस में ऋतु आई, तब मुझे पता चला कि ऋतु ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं इस गवार को इस घर में और एक मिनट भी देखना नहीं चाहता हूँ। इसे गुजारा भत्ता चाहिए तो वो भी इसे देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अब मुझे इससे छुटकारा चाहिए। रविंद्र जी यह बात सहन नहीं कर पाए और उन्होंने गुस्से में आकर एक तमाचा अपने बेटे को गाल पर जड़ दिया। कुणाल स्तब्ध सा रह गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। रविंद्र जी ने चिल्लाते हुए कहा, नालायक, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? इस तमाचे से कुणाल बौखला गया और कहने लगा, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अगर आप इसके लिए मुझ पर हाथ उठाएंगे तो मैं इस घर में आप लोगों के साथ नहीं रहूँगा। तब बुढ़ापे में आप लोगों की सेवा करने वाला भी कोई नहीं होगा। रविंद्र जी गुस्से में बोल पड़े, तुझे अपने आप पर इतना घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। तेरी हरकतें देखकर मुझे तो तुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। तू अभी के अभी इस घर से बाहर निकल जा। अब तू तो हाथ पैर जोड़कर भी माफ़ी मांगेगा तो भी मैं तेरी शक्ल दोबारा नहीं देखूंगा। तेरी घटिया सोच के बारे में जानकर मुझे तो बहू से नज़रें मिलाते हुए भी शर्म आ रही है। हमारी वजह से इस लड़की की ज़िंदगी भी बर्बाद हो गई है। इतना कहकर वह रोने लगे। कुणाल गुस्से से आग बबूला हो उठा था। वह अपने कमरे में गया। उसने अपना ज़रूरी सामान और कपड़े एक बैग में पैक करना शुरू कर दिया। सीमा रोते हुए कमरे में आई और कुणाल से कहने लगी कि मेरी वजह से अपने माता पिता से नाता मत तोड़ो। मैं यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। कुणाल ने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा कि तूने पता नहीं मेरे माँ बाप पर कौन सा जादू चला दिया है जो वह लोग तेरा ही पक्ष ले रहे हैं। इसलिए तू यहीं पर सरती रह। मुझे ऐसे लोगों के साथ रहना नहीं है। इतना कहकर वह अपना सामान लेकर गुस्से में पैर पटकता हुआ घर से चला गया। शांति जी तो अवाक होकर सब कुछ देखती ही रह गई। ना तो वह बेटे को रोक पा रही थी और ना उसे जाते हुए देख पा रही थी।
क्योंकि उसने ऐसी घटिया बातें कही थी कि उससे अब उन्हें बात करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। लेकिन इकलौता बेटा था तो उसके इस तरह से चले जाने का दुख भी हो रहा था। शांति जी रोने लगी। तभी सीमा कमरे से बाहर आई और अपने सास ससुर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहने लगी, मुझे आप लोग माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ही यह सब हो रहा है। मैं जल्दी ही यह घर छोड़कर चली जाऊंगी और तब कुणाल वापस ज़रूर आ जाएंगे। शांति जी ने उसे सीने से लगा लिया और फक 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 कर रो पड़ी। रविंद्र जी ने दुखी स्वर में कहा, बहू तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें बेटी बनाकर इस घर में लाए थे और अगर हमारा बेटा तुम्हारे साथ गलत करेगा तो हम तुम्हारा साथ देंगे, ना कि उस नालायक बेटे का जिसकी सोच इतनी गिर चुकी है। कहते कहते ही उनका स्वर भारी हो गया। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए वह अपने कमरे में चले गए। सीमा बहुत दुखी हो गई थी। जब उसे सारी बातें पता चली तो वह हैरान रह गई। लेकिन फिलहाल उसने कुणाल को कुछ नहीं कहा। कुणाल अब वहीं रहने लगा था और वहीं से ड्यूटी चला जाता था। रितु के साथ वह जिंदगी के मज़े ले रहा था, लेकिन रितु के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। इधर रविंद्र जी ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करवा दी थी। इसके साथ ही उन्होंने अपना घर और सारी संपत्ति बहू के नाम कर दी थी और कुणाल को सारी संपत्ति से बेदखल कर दिया था। जब कुणाल को यह बात पता चली तो वह बौखला गया, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। फिर भी कुणाल के मन को एक सुकून था कि वह अपनी मनपसंद लड़की के साथ रह रहा है। वो रितु के साथ ही ऑफिस जाता था और उसके साथ ही वापस भी आता था, लेकिन उसके साथ आगे क्या होने वाला था यह तो उसे पता ही नहीं था। जल्दी ही कुणाल और सीमा का तलाक हो गया। समय आने पर सीमा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसके सास ससुर उसका बहुत ध्यान रखते थे। रविंद्र जी भी बिल्कुल बेटी की तरह सीमा का ध्यान रखने लगे थे। अब वो उनकी बहू नहीं थी बल्कि बेटी बन चुकी थी। इधर एक दिन रितु ने कुणाल से कहा कि आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। इसलिए कुणाल अकेले ही ऑफिस, लेकिन ऑफिस में उसका मन नहीं लग रहा था और उसे बार बार रितु की याद आ रही थी। तो वह उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसका मनपसंद केक लेकर अचानक से ही हाफ डे लेकर घर पहुंच गया। रितु के फ्लैट पर पहुंचते ही उसे एक जोर का झटका लगा, क्योंकि रितु के बेडरूम में कोई पराया पुरुष था। वह उसे हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसकी बाहों में लिपट कर कह रही थी कि बस कुछ दिन और कुणाल को झेल लेती हूँ। एक बार उसके बैंक अकाउंट में जितने रुपये हैं वह सारे रुपये हड़प लूँ, उसके बाद उसे लात मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूँगी। देखती हूँ कि वह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। यह सब सुनकर कुणाल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह तो सोचता था कि रितु उसे बहुत प्यार करती है, लेकिन रितु की असलियत जानने के बाद उसके होश उड़ चुके थे। वह बदहवास सा उल्टे पैर अपने घर पहुंचा ताकि वह अपने माता पिता से और सीमा से माफ़ी मांग सके और दोबारा से परिवार में शामिल हो सके। लेकिन घर पहुंचने पर उसके लिए एक और झटका तैयार था। शाम का समय था। सीमा बाहर गार्डन में अपने सास ससुर के साथ बैठकर चाय पी रही थी। उसके बगल में ही एक अजनबी बैठा हुआ था। रविंद्र जी काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। शांति जी भी अपने पोते को गोद में लेकर प्यार कर रही थी। कुणाल उन सबके सामने पहुंचा तो रविंद्र जी उसे देखकर
खड़े हो गए और एक व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोले, आओ बेटा, कैसे हो? बड़े दिनों के बाद हमारी याद आई। कुणाल भरभरा कर रो पड़ा और अपने पिताजी के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हुए कहने लगा, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। रितु बहुत गलत लड़की निकली। उसने केवल रुपयों के लालच में मुझसे प्यार का दिखावा किया था और मैं कितना बड़ा पागल था जो उसके लिए मैंने अपने हंसते खेलते परिवार को त्याग दिया। रविंद्र जी का मन करवाहट से भर उठा। शांति जी की आंखों में पानी आने लगा। सीमा तो जैसे एकदम पत्थर की मूरत सी वहाँ पर बैठी रह गई थी। रविंद्र जी ने व्यंग से कहा, बेटा, मुझे पहले ही पता था कि रितु अच्छी लड़की नहीं है। मैंने तुम्हें समझाया भी था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मगर अब पछताने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने खुद ही तो बहू को तलाक देने का फैसला किया था ना। मैं फिर भी कुणाल उनकी बात बीच में ही काटते हुए कहने लगा, पापा, मुझे आपकी संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे आप परिवार में शामिल कर लीजिए। मुझे पता है कि आपने अपनी सारी संपत्ति सीमा के नाम कर दी है। इस बात से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इस घर में बस उसका पति बनकर रहूँगा, आप लोगों का बेटा बनकर रहूँगा और अपने बच्चे का पापा बनकर रहूँगा। क्या मुझे माफ़ नहीं करेंगे आप लोग? रविंद्र जी ने गहरी नज़रों से सीमा की ओर देखा। सीमा ने अपनी पलकें झुका ली। रविंद्र जी ने गंभीर स्वर में कहा, देखो बेटा, सीमा प्रेग्नेंट थी और तब तुमने उसके पेट पर लात मारा था। अगर मेरी बेटी होती तो ऐसे इंसान के साथ तो मैं उसे दोबारा रहने की इजाज़त कभी नहीं देता। हाँ, तुम्हें यदि इस घर में रहना है तो तुम रह सकते हो। लेकिन अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुणाल के चेहरे पर राहत की मुस्कान तैर गई और वह मन ही मन सोचने लगा कि यदि एक बार मुझे इस घर में रहने का मौका मिल गया तो मैं अपने व्यवहार से सबका दिल जीत ही लूँगा, क्योंकि उसने आते ही सबसे पहले सीमा की ओर देखा था तो उसकी मांग में चमक रहा लाल रंग का सिंदूर उसके लिए इस बात का इशारा था कि वह उसे अभी तक अपने दिल से निकाल नहीं पाई है। तभी तो तलाक के बाद भी उसके नाम का सिंदूर सजाए बैठी है। इसलिए पिता की बात सुनकर वह खुश हो गया और खुशी खुशी अपने बेटे को गोद में उठाने के लिए आगे बढ़ने लगा। तभी रविंद्र जी ने उसे रोकते हुए कहा, लेकिन बेटा, तुम बस इस घर में रह सकते हो, मगर सीमा पर या उसके बच्चे पर तुम्हारा अधिकार नहीं होगा। कुणाल झट से उनकी बात काटते हुए बोल पड़ा, यह आप क्या कह रहे हैं पापा? मेरी पत्नी पर मेरा अधिकार क्यों नहीं होगा? देखिए, आज तक उसने मेरे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा रखा है। शांति जी, जो कि अब तक चुप थी, वह बोल पड़ी, बेटा, यह तू क्या कह रहा है? क्या औरत इसलिए बनी होती है कि उसकी मार पिटाई करो, उसे दुत्कार कर किसी दूसरी औरत के पास जाओ, उसे तलाक तक दे दो, फिर भी ये उम्मीद रखो कि वह तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजा कर तुम्हारा इंतजार करती रहे? कुणाल झुंझलाते हुए बोल पड़ा, उफ ओह माँ, मैं आप लोगों से माफ़ी मांग रहा हूँ ना, और आप लोगों को क्या चाहिए? रविंद्र जी व्यंग से बोले, हमें कुछ नहीं चाहिए बेटा, लेकिन तुम जो चाहते हो वह तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पिछले महीने ही सीमा की शादी शुभम से करवाई है। शुभम मेरे ही ऑफिस में काम करता है। साल भर पहले ही इसकी माँ का स्वर्गवास हो गया था और तब से यह अकेले ही रह रहा था। सीमा के लिए मुझे यह लड़का सही लगा,
इसलिए मैंने इसकी शादी सीमा से करवा दी है। यह बिल्कुल बेटे की तरह हमारे साथ घर में रहता है, सीमा का भी ध्यान रखता है और उसके बच्चे से भी बहुत प्यार करता है। हमारा परिवार पूरा हो चुका है और इस परिवार में तुम्हारे लिए जगह है या नहीं है, यह तुम ही तय कर लो और तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं, वह भी तुम देख लो। इतना कहकर वह खामोश हो गए। तो कुणाल मानो आसमान से ज़मीन पर आ गिरा हो। अब उसे समझ में आ रहा था कि सीमा की मांग में चमकता हुआ सिंदूर उसके नाम का नहीं बल्कि शुभम का नाम का है। शुभम भी बिल्कुल खामोशी से सारी बातें सुन रहा था और वह एकटक से सीमा के चेहरे के पल पल बदलते हुए रंग को देख रहा था। सीमा के चेहरे पर घबराहट देखकर शुभम ने उसका हाथ भी थाम रखा था, लेकिन कुणाल ने इस बात पर गौर नहीं किया था। मगर सच्चाई जानने के बाद अब एक पल भी उसे वहाँ सांस लेने की इच्छा भी नहीं हो रही थी। उसे घुटन सी महसूस होने लगी और वह कुछ बोलने के लायक भी नहीं रह गया था। अपने ही घर में अपने ही स्थान पर किसी और को देखना उसके लिए बड़ा दुखदाई था, लेकिन उसने अपना वह स्थान खुद त्याग दिया था तो वह किसी से शिकायत भी क्या करता। वह किसी थके हुए खिलाड़ी की भांति सिर झुकाकर वहाँ से जाने लगा। मेन गेट पर जाने के बाद उसने एक बार पीछे पलटकर उन सभी को देखा और सोच में पड़ गया कि यह प्यारा सा परिवार मेरा हो सकता था और मेरा था भी, लेकिन अपनी ही बेवकूफ़ी के कारण मैंने इस परिवार को खो दिया। उसका दिल तड़प रहा था, उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन अब इस भूल को सुधार करने का कोई उपाय नहीं था। इसलिए वह चुपचाप वहाँ से सिर झुकाकर अपने अकेलेपन को गले लगाए हुए आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि अब शायद यही उसकी नियति थी। सीमा भी इन सब चीज़ों से बहुत दुखी हो गई थी और उसे अपना अतीत याद आने लगा था, लेकिन उसके मन में एक सुकून था कि अब उसकी ज़िंदगी में शुभम जैसा प्यार करने वाला पति है, बच्चा है और उसके बारे में सोचने वाले सास ससुर हैं। दोस्तों, परिवार जैसा प्यार कहीं नहीं मिल सकता। लोग अपने स्वार्थ में आकर अपने परिवार वालों को चोट पहुंचा देते हैं और अपने परिवार वालों की कद्र नहीं करते, पर वक्त पड़ने पर वही परिवार उनके काम आता है। ज़िंदगी में अगर गलत रिश्ते रहे तो वह कभी सुकून से रहने नहीं देते और ज़िंदगी में सिर्फ दुख ही दुख रह जाता और कभी ना ख़त्म होने वाला अफसोस। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।